हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल केशव जी के स्टडी में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसकी हम व्याख्या भी देखेंगे, ठीक है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। चलिए आज के क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे। तो दोस्तों जब हमारा भारतीय संविधान बना था तब कितने अनुच्छेद थे, तब थे 395 अनुच्छेद। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों, मूल संविधान में 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूची थी। कितनी अनुसूची थी? 8 अनुसूचियाँ थी, ठीक है। और संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा था? कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। कितने? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ठीक है। और कुल कितने अधिवेशन हुए थे? कुल 11 अधिवेशन हुए थे। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। अगला है, 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। दोस्तों जो हमारी संविधान सभा थी उसकी कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई थी। और अगला क्वेश्चन है, उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। तो दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और दोस्तों ये कब किया था? ये करा था 13 दिसंबर 1946 को। कब किया था? 13 दिसंबर 1946 को। दोस्तों ये क्वेश्चन मध्य प्रदेश पीएससी में भी पूछा गया था कि उद्देश्य प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किया गया था। तो कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। चलिए देख लेते हैं कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष और सदस्य कौन थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। और इसका सदस्य 6 सदस्य थे। 6 सदस्य थे। कितने थे? 6। पहले थे गोपाल स्वामी अयंगर, के मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव और टी कृष्णाचार्य। दोस्तों इसे याद कैसे करते हैं? इसको याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिसे आप रट सकते हो। तो इसे याद कैसे करते हैं? इसे याद, जैसे जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये तो ये याद रखना है, ठीक है। और इनके सदस्य को याद करने के लिए इनको सदस्य जैसे अयंगर अय्यर, मुंशी सादुल्ला, माधवराव कृष्णाचार्य, ठीक है। कैसे? अयंगर अय्यर, मुंशी सादुल्ला, कृष्णाचार्य, माधवराव। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में कितनी महिलाएं सदस्य थी। तो दोस्तों जो हमारी संविधान सभा थी जिसने हमारा भारतीय संविधान बनाया उसमें कुल कितनी महिलाएं थी? उसमें थी 15 महिलाएं। कितनी थी? 15। इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। और दोस्तों प्रमुख महिला सदस्य थी श्रीमती सरोजिनी नायडू, हंसा मेहता और दुर्गाबाई देशमुख थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है। तो दोस्तों जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें जो संशोधन आता है वो किस देश से लिया गया, वो जो प्रक्रिया संशोधन की वो किस देश से ली गई है। तो वो ली गई है दक्षिण अफ्रीका से। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और दोस्तों ये दक्षिण अफ्रीका कहाँ है? ये अफ्रीका महाद्वीप में है। कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में। चलिए दोस्तों देखते हैं कि हमारे संविधान में और किन किन देशों से क्या क्या लिया गया है। तो रूस से लिया गया है मूल कर्तव्य। क्या लिया गया है? मूल कर्तव्य। और अमेरिका से लिया गया है न्यायिक पुनर्विलोकन और न्यायपालिका का ढांचा, ठीक है। और ब्रिटेन से क्या लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया है एकल नागरिकता संसदीय व्यवस्था, ठीक है। और कनाडा से लिया गया है केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति। दोस्तों राज्यों में जो राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है वो कनाडा से लिया गया है। और ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई है। जो हमारी 3 सूचियाँ हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। उनमें से समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और आयरलैंड से क्या लिया गया? राष्ट्रपति की चुनावी प्रक्रिया। किसकी? राष्ट्रपति की चुनावी प्रक्रिया। ये कि यहाँ से ये आयरलैंड से ली गई है। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवाद, पंथनिरपेक्षता एवं अखंडता शब्द को जोड़ा गया। दोस्तों प्रस्तावना में इन 3 शब्दों को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो वो था 42वां संविधान संशोधन 1976। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत सी एग्जामों में ये क्वेश्चन
आ चुका है दोस्तों, और आने वाली सभी एग्जाम में ये आ सकता है। तो इसका सही ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से समता का अधिकार है। दोस्तों इनमें से समता का अधिकार कौन से है? समता का अधिकार है 14 से लेकर 18 अनुच्छेद तक। ठीक है, इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों इनकी व्याख्या देख लेते हैं। अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समता। ठीक है। अनुच्छेद 15 में है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। ठीक है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता। अगला है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत। ठीक है। अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। जो अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा? तो दोस्तों अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। ठीक है, इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। दोस्तों मूल अधिकारों का किसी भी प्रकार से हनन होने पर हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और वो किसके तहत? वो अनुच्छेद 32 के तहत। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले किनके समक्ष शपथ लेते हैं? तो दोस्तों राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनके समक्ष शपथ लेते हैं। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम राष्ट्रपति के से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद देख लेते हैं। अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। दोस्तों अनुच्छेद 52 में के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है। अनुच्छेद 53 में दे रखा है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, लेकिन इसका उपयोग वह अधीनस्थ अधिकारियों यानी मंत्रिपरिषद की कहने पे करता है। ठीक है। और मंत्रिपरिषद मतलब दोस्तों प्रधानमंत्री और सभी केंद्रीय मंत्री। ठीक है। और अनुच्छेद 54 में है राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसे मत देने का अधिकार है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसमें किसे मत देने का अधिकार है वो इसमें बताया गया है। दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा और जो विधानसभाएं होती है उनके निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और दिल्ली और पौंडीचेरी के विधानसभा क्षेत्र के जो विधानसभा है उसको भी शामिल किया गया है। और अनुच्छेद 55 में है राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, राष्ट्रपति का चुनाव होगा वो कैसे होगा, वो अनुच्छेद 55 में है। ठीक है। और अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल दिया गया है। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? उनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ठीक है। अगला है अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 में क्या है? पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता राष्ट्रपति। अगला है अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 58 में क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए योग्यताएं। दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए वो कहाँ दे रखा है? वो अनुच्छेद 58 में दे रखा है। और अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, क्या शर्तें हैं वो अनुच्छेद 59 में दिया गया है। और अनुच्छेद 60 में क्या दिया गया है? राष्ट्रपति द्वारा शपथ, जो भारत का मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेते हैं ना, वो अनुच्छेद 60 में दिया गया है। ठीक है। और अनुच्छेद 61 इसमें क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। दोस्तों राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 61 में है। अगला क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो दोस्तों हमारे भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में दे रखी है। किसमें? अनुच्छेद 368। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और दोस्तों संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो किस देश से ली है? वो दक्षिण अफ्रीका से ली है। वो हमने अगले वाले क्वेश्चन में देखा है। चलिए दोस्तों संविधान में संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित कुछ बिंदु देख लेते हैं। दोस्तों जब संविधान संशोधन होता है तो जो विधेयक होता है संशोधन का वो दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पारित होना अनिवार्य है। दोस्तों राज्यसभा से भी विशेष बहुमत से होना चाहिए और लोकसभा से भी विशेष बहुमत से होना चाहिए। और दोनों सदनों से पारित होने पर राष्ट्रपति मंजूरी देने के लिए बाध्य है। दोस्तों राष्ट्रपति जब संविधान में संशोधन की प्रक्रिया होती है और दोनों सदनों से अलग अलग तरीके से विशेष बहुमत से अगर पारित किया गया है विधेयक तो राष्ट्रपति उसे रोक नहीं सकता, राष्ट्रपति को उसमें अनुमति देनी पड़ती है। ठीक है। अगला है संविधान संशोधन विधेयक में दोनों सदनों में मतभेद होने पर संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। दोस्तों संविधान संशोधन विधेयक में दोनों सदनों में यदि मतभेद होता है राज्यसभा और लोकसभा दोनों में, तो इसमें संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों जब दोनों सदनों में किसी विधेयक को लेकर मतभेद होता है तो उनमें संयुक्त बैठक होती है। और उसकी अध्यक्षता कौन करता है? उसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है।
दोस्तों संयुक्त बैठक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, जब लोकसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित होता है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। ठीक है, देश में अब तक केवल 3 बार संसद की संयुक्त बैठक हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। लोकसभा के नियम 198 के तहत अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया बताई गई है। जो अविश्वास प्रस्ताव है उसकी प्रक्रिया लोकसभा के नियम 198 में 198 के अंतर्गत दी गई है। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 50 सदस्य की सहमति आवश्यक होती है। दोस्तों जब लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो लोकसभा के 50 सदस्यों की सहमति होगी तभी अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाएगा। ठीक है, अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है और सरकार गिर जाती है। दोस्तों जो हमारे देश में सरकार बनती है वो लोकसभा में बहुमत प्राप्त होने पर बनती है। ठीक है, और अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मान लिया जाता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है और वो गिर जाती है। अगला क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। चलिए प्राक्कलन समिति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। प्राक्कलन समिति में केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं। दोस्तों जो प्राक्कलन समिति होती है उसमें सिर्फ लोकसभा के सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति को स्थायी मित व्ययता समिति भी कहा जाता है। क्या? स्थायी मित व्ययता समिति कहा जाता है। ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, स्थायी मित व्ययता समिति। ठीक है, कोई भी मंत्री प्राक्कलन समिति का सदस्य नहीं हो सकता है। ठीक है, किसी भी मंत्री को प्राक्कलन समिति का सदस्य नहीं बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में कितनी विभागीय समितियां हैं? तो दोस्तों वर्तमान में 24 विभागीय समितियां हैं। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। दोस्तों सर्वप्रथम 17 विभागीय स्थायी समिति की स्थापना की गई थी। जब समिति बनाने के निर्णय लिए गए थे उस समय सर्वप्रथम पहली बार 17 विभागीय स्थायी समितियां बनाई गई थी। ठीक है, और वर्तमान में तो 24 है। ठीक है, और इनको समितियों को बनाने का उद्देश्य क्या थे? उनका उद्देश्य था कि कार्यपालिका जो मंत्रिपरिषद है उस पर संसदीय नियंत्रण को प्रभावी बनाना। ठीक है, मंत्रिपरिषद पर संसद का नियंत्रण बनाने के लिए। ठीक है, और प्रत्येक समिति में अधिकतम 31 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो उनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। न्यायाधीशों से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 13 अन्य न्यायाधीश है। कुल कितने न्यायाधीश है? 34 न्यायाधीश है। ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है। ठीक है, ये आईएमपी क्वेश्चन है। अगला है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। ये हमने भी देखा है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मुख्य कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो दोस्तों मुख्य कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 126 के तहत दी गई है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के अध्यादेश पारित करने की शक्ति है? तो दोस्तों अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश पारित करने की शक्ति है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही। और अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 153 के तहत होती है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। दोस्तों अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की योग्यता बताई गई है। ठीक है, अनुच्छेद 155 के अनुसार नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, जो राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 155 के तहत। ठीक है, और अनुच्छेद 157 के अनुसार राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो राज्यपाल होते हैं जो राज्य में, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं। राष्ट्रपति जब भी चाहे उन्हें उनके पद से हटा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दोस्तों
भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही। बहुत सी स्टेट पीएससी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगता है। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि ठीक है, राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगता है और अनुच्छेद 360 के अंतर्गत किसके 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगता है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो दोस्तों मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। तो दोस्तों राज्यपाल को शपथ उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही। जो संबंध जिस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति होती है उसी राज्य का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाता है। दोस्तों यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि राज्यपाल की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन उसको शपथ संबंधित राज्य का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है कि राज्यपाल को कौन शपथ दिलाता है। तो संबंधित राज्य का कि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। बहुत से राष्ट्रपति लगा देते हैं, लेकिन नहीं, राष्ट्रपति नियुक्त करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार कौन से है। दोस्तों ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बहुत सी स्टेट पीएससी एग्जाम में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों इन अनुच्छेदों को देख लेते हैं। अनुच्छेद 25 में दिया गया है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता, कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, अपने मनपसंद धर्म को मान सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 26 में है दिया गया है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। दोस्तों ये अधिकार व्यक्ति को न देकर समूह को दिया गया है। ठीक है, कोई भी धार्मिक समूह अपने धार्मिक कार्यों का प्रबंधन कर सकता है। अनुच्छेद 27 में किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के बारे में स्वतंत्रता। दोस्तों कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से अपने धर्म की वृद्धि के लिए, अपने धर्म के प्रचार के लिए पैसे नहीं मांग सकता है। ठीक है, कोई अनुच्छेद 28 के तहत कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। दोस्तों कोई सी शिक्षा संस्था है, उसमें किसी भी व्यक्ति को या किसी भी सदस्य को जबरन उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से ऑपरेशन पोलो संबंधित है। दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ऑपरेशन पोलो कब या ऑपरेशन पोलो किससे संबंधित है। तो ऑपरेशन पोलो हैदराबाद से संबंधित है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। दोस्तों जब देसी रियासतों को भारत में मिलाया जा रहा था, तब हैदराबाद को मिलाने के लिए ऑपरेशन पोलो की सहायता लेनी पड़ी थी। और दोस्तों ऑपरेशन पोलो के तहत सैनिक कार्यवाही की गई थी और हैदराबाद को भारत में विलय किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान में वर्तमान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। तो दोस्तों वर्तमान में संविधान में कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। मूल संविधान में दोस्तों पहले कितनी थी, पहले 14 थी और वर्तमान में 22 है। चलिए दोस्तों इन 22 भाषाओं को देख लेते हैं। पहली असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी और बोडो। ठीक है, ये बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। अगला क्वेश्चन है, सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो दोस्तों पहले 14 भाषाएं थी और वर्तमान में 22 है, तो अलग अलग संविधान संशोधन के द्वारा अलग अलग भाषाओं को जोड़ा गया। तो सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा जोड़ा गया था। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों देखते हैं कि और भाषाएं कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया था। और इसको दोस्तों कैसे याद कर सकते हैं, न म क, न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी। अगला है 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया था। और दोस्तों इन सभी भाषाओं को मिला के वर्तमान में 22 भाषाएं हो गई है। अगला क्वेश्चन है, आपातकालीन उपबंध कहाँ से लिए गए हैं। तो दोस्तों आपातकालीन उपबंध
भारतीय संविधान में भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1935 से और भी उपबंध लिए गए और वो कौन से हैं? संघीय व्यवस्था, ये भी भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए। राज्यपाल का कार्यालय, वो भी। न्यायपालिका का ढांचा, ये भी। और लोक सेवा आयोग और शक्तियों के वितरण की 3 सूचियाँ, जो केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है, 3 सूचियाँ की 3 सूचियों में शक्ति का वितरण, ये भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात है 3:2। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। दोस्तों, लंबाई का अनुपात 3 है और चौड़ाई का अनुपात 2 है। दोस्तों, भारतीय संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया था। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण पिंगली वेंकैया द्वारा किया गया था। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। पिंगली वेंकैया ने, किसने? पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रगान के गायन की अवधि लगभग कितनी होती है? तो दोस्तों, जो हमारा राष्ट्रीय गान है जन गण मन, उसकी गायन अवधि कितनी है? उसकी गायन अवधि है 52 सेकंड। कितनी? 52 सेकंड। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। दोस्तों, संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया था। ठीक है, राष्ट्रगान को सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कोलकाता अधिवेशन में गाया था। ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। कौन से अधिवेशन में? कोलकाता अधिवेशन में गाया था। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत सिक्किम को भारत में मिलाकर पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो दोस्तों, अनुच्छेद 2 के तहत सिक्किम को भारत में मिलाकर पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। और दोस्तों, सिक्किम की राजधानी क्या है? सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। क्या है? गंगटोक। अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? तो दोस्तों, भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन होता है कि वर्तमान में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है। तो दोस्तों, क्या होता है कि जम्मू एंड कश्मीर राज्य था, उसको केंद्र शासित राज्य बना दिया गया। ठीक है, जम्मू कश्मीर अलग कर दिया गया और लद्दाख को अलग कर दिया गया। ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेश टोटल 9 हो जाते हैं और राज्य 29 से घट के 28 आ जाते हैं। लेकिन दादर नगर हवेली और दमन दीव, इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को एक कर दिया जाता है और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 9 से घटकर 8 हो जाती है। तो वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एलओसी रेखा किन 2 देशों को अलग करती है? तो दोस्तों, एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल किन 2 देशों को अलग करती है? भारत और पाकिस्तान को। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। दोस्तों, एलओसी को हिंदी में नियंत्रण रेखा कहा जाता है। और एक और रेखा होती है दोस्तों, LAC। ठीक है, इसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल रेखा कहा जाता है। ये भारत और कौन से देश के बीच में है? ये भारत और चीन के बीच में है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, इसको वास्तविक नियंत्रण रेखा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्य विधानमंडल उच्च सदन कौन सा होता है? तो भारत में राज्य विधानमंडल में उच्च सदन होता है विधान परिषद। कौन सा होता है? विधान परिषद। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। दोस्तों, अनुच्छेद 168 के तहत किसी राज्य के विधानमंडल में राज्यपाल और 2 सदन होते हैं। ठीक है, राज्यपाल और 2 सदन कौन से होते हैं? पहला सदन होता है विधान परिषद और दूसरा सदन होता है विधानसभा। विधान परिषद उच्च सदन होता है और विधानसभा निम्न सदन होता है। दोस्तों, विधानसभा विघटित हो जाती है, ये 5 साल के लिए होती है या इससे पहले भी विघटित हो सकती है, लेकिन विधान परिषद कभी विघटित नहीं होती। इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल होता है। ठीक, इसलिए विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है क्योंकि यह कभी विघटित नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्न में से कितनी अवधि तक रोक सकती है? तो दोस्तों, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को अधिकतम 4 माह तक रोक सकती है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। दोस्तों, अनुच्छेद 197 के तहत साधारण विधेयक को विधान परिषद प्रथम बार में 3 माह, यानी एक बार विधानसभा द्वारा पारित किया गया तो उसको 3 माह तक रोक सकती है, तथा विधानसभा द्वारा पुनः पारित करने पर 1 माह, इस प्रकार कुल 4 माह तक ही रोक सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज या न्यायाधीश को पेंशन कहाँ से दी जाती है? तो दोस्तों, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को पेंशन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है।
दोस्तों अनुच्छेद 202 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं, लेकिन अनुच्छेद 112 के तहत इन्हें पेंशन भारत सरकार की संचित निधि से दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। कितनी है? 25। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय हैं जिनकी अधिकारिता एक से अधिक राज्यों या संघ राज्यों क्षेत्रों पर है? तो दोस्तों वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय हैं जिनके अंदर एक या एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश आते हैं? ठीक है, तो इससे उच्च न्यायालय 7 है। कितने हैं? 7। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों वो 7 उच्च न्यायालय देख लेते हैं। बम्बई उच्च न्यायालय, बम्बई उच्च न्यायालय के अंतर्गत महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली और दमन दीव आता है। ठीक है, 2 राज्य आते हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश आता है। दूसरी है कलकत्ता उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंदर पश्चिम बंगाल आता है और अंडमान निकोबार द्वीप आता है। ठीक है, फिर तीसरी कौन सी है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय, इसके अंदर असम राज्य आता है, नागालैंड आता है, मिजोरम आता है और अरुणाचल प्रदेश आता है। इसमें 4 राज्य आते हैं। अगला है दोस्तों केरल उच्च न्यायालय, केरल के अंतर्गत केरल आता है, केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत केरल आता है और लक्षद्वीप आता है। मद्रास उच्च न्यायालय के अंतर्गत तमिलनाडु राज्य आता है और पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश आता है। दोस्तों ये लक्षद्वीप भी केंद्र शासित प्रदेश है। और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के अंतर्गत पंजाब राज्य और हरियाणा राज्य आते हैं। ठीक है, और जम्मू एंड कश्मीर उच्च न्यायालय के अंतर्गत जम्मू कश्मीर आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कौन करता है? तो दोस्तों अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना राष्ट्रपति करता है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। दोस्तों अनुच्छेद 263 के अंतर्गत केंद्र और राज्य के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति को एक अंतर्राज्यीय परिषद को स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, यदि राष्ट्रपति को लगता है कि उसकी स्थापना से लोकहित की सिद्धि होगी तो राष्ट्रपति ऐसी अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करता है। अगला क्वेश्चन है, आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष कितने समय के अंदर रखना आवश्यक है? तो दोस्तों आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष 1 माह के अंदर रखना आवश्यक है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। दोस्तों अनुच्छेद 352 के अंतर्गत यदि राष्ट्रपति को यह प्रतीत हो जाता है कि गंभीर आपात स्थिति विद्यमान है जिससे युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या उसके किसी क्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा संकट में है, तो वह उद्घोषणा द्वारा संपूर्ण भारत या उसके राज्य क्षेत्र के ऐसे भाग के संबंध में जहां ऐसी स्थिति हो आपातकाल लगा देते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। दोस्तों यदि संसद के दोनों सदनों ने राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा दे दी हो तो यह 6 महीने तक जारी रहेगा। इसे अधिकतम 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन हर 6 महीने में इसकी मंजूरी जरूरी होती है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी है? तो दोस्तों केंद्र और एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी सर्वोच्च न्यायालय है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। दोस्तों अनुच्छेद 31 के तहत केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी सर्वोच्च न्यायालय होती है। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 31। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग का नया नाम क्या है? तो दोस्तों योजना आयोग का नया नाम है नीति आयोग। क्या है? नीति आयोग। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और ये दोस्तों योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को दिल्ली में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई थी, लेकिन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया गया है। दोस्तों एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। कब हुई थी? 1 जनवरी 2015। और कहीं कहीं नीति आयोग का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगला क्वेश्चन है, भारत में मत देने का अधिकार निम्नलिखित अधिकारों में कौन सा है? दोस्तों ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। तो भारत में मत देने का अधिकार
वैधानिक अधिकार है। कौन सा अधिकार है? वैधानिक अधिकार है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। वैधानिक की जगह दोस्तों संवैधानिक अधिकार भी बोल सकते हैं और कानून अधिकार भी बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया था? तो दोस्तों भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक 1951 में लाया गया था। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। दोस्तों 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 86वें संविधान संशोधन द्वारा स्थापित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू किया गया? तो दोस्तों शिक्षा का अधिकार 2010 से लागू किया। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो दोस्तों भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन संसद कर सकती है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। दोस्तों संसद किस किस से बनी होती है? संसद बनी होती है राष्ट्रपति से, लोकसभा से और राज्यसभा, इन तीनों से संसद बनी होती है। आज का हमारा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है दोस्तों, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। ओके दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक अगले नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बोलो भारत माता की जय।